नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक कर लेते हैं हेडलाइंस की ओर। आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। जयकारों के साथ घांघरिया पहुंचा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। 7 क्विंटल फूलों से सजाया गया। नीति आयोग की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाने का अनुरोध किया। अपनी पसंद का व्यवसाय कर सकेंगी एकल महिलाएं। 25,000 से शुरू करो स्वरोजगार, मां की देगी धामी सरकार। रुड़की में संपत्ति कर में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लेकर बिजली बिल में बढ़ोतरी पर फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा। नगर निगम पर तालाबंदी की चेतावनी। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। सत्यापन अभियान जारी। टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत। उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मरीजों की स्क्रीनिंग सर्विलांस पर फोकस। अस्पतालों में बेड आरक्षित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमोली से खबर आपको बताते हैं, जहां श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं की भीड़। पहली अरदास और हुक्मनामे के साथ यात्रा शुरू। लोकपाल घाटी में गूंजे जो बोले सो निहाल के जयकारे। 15,200 फीट पर स्थित गुरुद्वारे में उमड़े श्रद्धालु। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुरुद्वारे में उमड़े 3,000 से अधिक श्रद्धालु। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पहली अरदास और हुक्मनामे के साथ हुई यात्रा की शुरुआत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो पाल घाटी में गूंजे जो बोले सो निहाल के जयकारे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गुरुद्वारे में उमड़े 3,000 से अधिक श्रद्धालु। चमोली से खबर, श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। बड़ी खबर आपको हम चमोली से बता रहे हैं। कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। अहम जानकारी आपको हम बता दें। पहली अरदास और हुक्मनामे के साथ हुई यात्रा की शुरुआत। लोकपाल घाटी में गूंजे जो बोले सो निहाल के जयकारे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं। अनिल, पहली अरदास और हुक्मनामे के साथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पूरी घाटी जो बोले सो निहाल के जयकारे से गूंज रही है। जी गरिमा, बताते चले क्योंकि हेमकुंड साहिब सिख आस्था का प्रमुख केंद्र है और 15,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर है। वर्ष भर यहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती है। सिख श्रद्धालुओं में आस्था होती है तो वे दुर्गम चढ़ाई चढ़ के वहां पहुंचते हैं। देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। इस बार क्या हुआ कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिलकर के ऋषिकेश में पंच प्यारों की अगुवाई में वहां पे उनको रवाना किया। ऋषिकेश से हर वर्ष वहाँ पे मुख्यमंत्री या अन्य जो मंत्री होते हैं और जो प्रबंधन कमेटी के जो सदस्य होते हैं वहां से हरी झंडी दिखाते हैं ऋषिकेश से। उसके बाद से ये यात्रा गोविंद धाम, जिसको गोविंद घाट कहते हैं, वहां पहुंचती है। उसके बाद फिर ये अगले दिन वहाँ रवाना की जाती है घाघरा के लिए। घाघरा से ये फिर सुबह निकलती है और वहां पहुंचती है और उसके बाद कपाट खोले जाते हैं। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं और इस बीच वहाँ पे सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। जहाँ से हमें भारी गर्मी पड़ती है वहीं इस दौरान वहाँ ठंडा मौसम रहता है, सुहावना मौसम रहता है। साथ ही कुछ दिनों में वहाँ पे क्योंकि फूलों की घाटी खुल जाती है, उसके बाद फूलों की घाटी के भी दीदार करने के लिए लोग पहुंचते हैं। जी गरिमा, शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम खबर साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी, जहां पर पहली अरदास और हुक्मनामे के साथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लोकपाल घाटी में गूंजे जो बोले सो निहाल के जयकारे। पहली अरदास और हुक्मनामे के साथ हुई यात्रा की शुरुआत। $15,200 फीट पर स्थित गुरुद्वारे में उमड़े श्रद्धालु। अहम खबर आपको हम बता दें, 3,000 से अधिक श्रद्धालु उमड़े हैं। चमोली से खबर, श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। पहली अरदास और हुक्मनामे के साथ हुई यात्रा की शुरुआत।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं डोईवाला, जहां पर नगर कांग्रेस ने मनाई श्रीदेव सुमन जयंती। जॉली ग्रांड चौक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने जीवन पर प्रकाश डाला। टिहरी राजशाही के खिलाफ 84 दिन की भूख हड़ताल। श्रीदेव सुमन को जेल में कांच की रोटियां खाने को मजबूर। कई यातनाओं के बावजूद न कभी डिगे साहस। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई नेता शामिल और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी को याद किया सम्मान के साथ। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सम्मान के साथ उन्हें याद किया गया है और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। बड़ी खबर डोईवाला से है। नगर कांग्रेस ने मनाई श्रीदेव सुमन जयंती। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जयंती मनाई गई और सम्मान के साथ उन्हें याद किया गया। टिहरी राजशाही के खिलाफ नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने जीवन पर प्रकाश डाला। अहम खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई नेता शामिल। लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान से याद किया। और पौड़ी जिले में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई और तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। और अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूस्खलन या सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत मार्ग खुलवाएं और लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं पर भी नियंत्रण मिलेगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों की पुष्टि किए बिना उन्हें साझा न किया जाए और किसी भी जानकारी के लिए तुरंत ही कंट्रोल रूम को सूचित करें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट।
भूस्खलन और सड़क बंद होने पर कार्रवाई की बात सामने आई है। बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में आग पर नियंत्रण। उत्तराखंड के काश्तकारों और किसानों के लिए खुशखबरी है। अब भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पाद खरीद करेगी और इस पहल के तहत सेना के अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के पशुपालन निदेशक नीरज सिंघल ने पहले बताया कि वाइब्रेंट विलेजों में पशुपालक गोट वैली योजना के अंतर्गत भेड़, बकरी और मुर्गी पालन कर रहे हैं, जिनका उत्पादन आईटीबीपी को जीवित आपूर्ति किया जाता है। इस योजना से पशुपालकों को उनका भुगतान विभाग की ओर से सुनिश्चित किया जाता है। इससे किसानों की जीविका में सुधार की उम्मीद है। अभी पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की हैं, वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। और चूंकि अभी तक ये कार्य उनके स्तर से जो टेंडर होता था उस प्रोसेस से होता था, उसमें एक मिडिल मैन रहता था। यहाँ मिडिल मैन नहीं है, सीधे पशुपालक का प्रोडक्ट सीधे उस चौकी या उस सेना तक जाता है जो वहाँ पे उसको प्रयोग करते हैं। हल्द्वानी में सुबह हुई बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। कालाडूंगी चौराहे के कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कुसुमखेड़ा और लालडांड क्षेत्र में पानी जमा होने से जनता को परेशानी हुई। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने स्वयं टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल सफाई व जल निकासी का काम शुरू कराया है। देहरादून में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हर्षल फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। फाउंडेशन 27 और 28 मई को हस्तशिल्प बाजार का आयोजन कर रहा है, जिसमें स्थानीय महिलाओं के बनाए उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता शिवनारायण ने हर्षल फाउंडेशन के अध्यक्ष रमा गोयल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये बाजार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक प्रयास है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के प्रेस क्लब में, जहाँ पर हमारे साथ हैं हर्षल फाउंडेशन के अध्यक्ष रमा गोयल जी, और वो एक बाज़ार लगाने जा रही हैं। 27 और 28 को ये बाज़ार लगेगा। इसी को ज़्यादा जानकारी लेने के लिए वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का बाज़ार, मैम किस तरह का बाज़ार रहेगा ये? हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत टैलेंटेड है, घर में रह के बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की आइटम बनाती हैं, मसाले बनाती हैं, अचार बनाती हैं, कपड़ों की डिजाइनिंग करती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो काम ना करती हूँ। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या रहती है उनको बाजार उपलब्ध कराने की, उनको बाजार नहीं मिलता। तो हमारा जो मेन मकसद है वो जितनी भी हमारी महिला उद्यमी हैं, जो भी काम करती हैं, उनको एक बाजार उपलब्ध कराना। और बाजार उपलब्ध कराने से वहाँ पर फिर क्या होता है कि अब हमारी महिलाओं का पहले जो हमसे जुड़ी हुई हैं शुरू से, छोटे से शुरू किया था, आज वो बहुत आगे निकल गई हैं। इसमें हम गवर्नमेंट को भी बुलाते हैं। गवर्नमेंट को बुलाने का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि उनकी जितनी भी स्कीम है वो हमारी महिलाओं तक पहुँचे। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस बार इस हर्षल फाउंडेशन पिछले 5 साल से कर रहा है, ये दून हर्षल बाजार लगा रहा है। और इस साल हमारे साथ इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन और फिक्की फ्लो का देहरादून चैप्टर भी जुड़ गया है। ये बाजार 27 और 28 मई को GMS रोड स्थित होटल सैफरन लीफ में लगाया जा रहा है। तो और इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं जिनको कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कुछ करने के लिए। हम कहते हैं कि अभी समय बहुत बदल गया, लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो बहुत सारे महिला और बच्चे ऐसे हैं जिनको वाकई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इसमें हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, जहां वो अपना टैलेंट, किसी को कुकिंग का शौक़ है, किसी को फैशन का शौक़ है, किसी में कोई अलग हुनर है, तो वो सब उनकी अलग से यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी ड्राइंग का है, फैशन का है, उनमें क्या टैलेंट है, तो इन सब को भी हम एक प्लेटफॉर्म उसमें देते हैं। बात करें, आप कई वर्षों से इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी महिलाओं को आपने इससे लाभ पहुंचाया है? देखिए, ऐसे तो गिनती तो मेरे पास अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं और उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे साथ शुरू में जुड़ी थी, लेकिन वो आज इतने आगे निकल गई हैं कि वो अपना सामान अमेजोन में बेच रही हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक महिला जो छोटे से जुड़ी थी और आज वो अमेजोन में अगर ऑनलाइन अपना सामान बेच पा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत। और इस बार भी हमारे साथ 50 स्टॉल लगा रही हैं महिलाएं। तो अब हमारे पास क्योंकि और स्टॉल नहीं है, तो हम उनको मना ही कर रहे हैं कि भाई अब अगले साल के लिए। पर महिलाएं तो हमारे साथ बहुत सारी जुड़ी हुई। ये थे हमारे साथ हर्षल फाउंडेशन की अध्यक्ष रमा गोयल, जिन्होंने अपने बाज़ार को लेकर के जो 27 और 28 मई को लगने जा रहा है उसके लिए जानकारी दी है और बताया कि किस तरीके से महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिला के सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। कोटद्वार के बेस अस्पताल में तैनात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों में हाथ, पैर और मुंह का रोग एक हल्का और संक्रामक वायरल संक्रमण है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वायरस खासकर छोटे बच्चों में आम होता है। डॉक्टर हरेंद्र के अनुसार इस बीमारी के लक्षणों में मुंह में घाव और हाथ पैरों पर दोनों दाने भी शामिल हैं और ये रोग मुख्य रूप से कॉक्सैकी वायरस के कारण होता है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को साफ सफाई और निगरानी रखने की सलाह दी है। ये एक्चुअली पीछे चला था एक, जिसको कहते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज करके। तो इसमें थोड़ा सा दाने वगैरह आने लगते हैं शरीर में, बच्चों के ये हाथों में, पैरों में और मुंह में दाने वगैरह, छाले आते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होता है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को साफ सफाई का ध्यान रखें और सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करते रहें। उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी हो या शहरी क्षेत्र रामनगर, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहे हैं। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां बीमार होने वाले लोगों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचना पड़ता है। यहां की स्थितियां बेहद शर्मनाक सामने आई हैं। आपको बता दें, सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के गोरीपार के शेर सिंह कुंवर पिछले दिनों अपनी भेड़ बकरियां लेकर पांचाचुली बेस कैंप के आसपास के बुग्यालों में गए थे।
बीते रोज अचानक उनके पेट में भीषण दर्द शुरू हो गया। उनके साथ गए एक अन्य पशुपालन ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दी। लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण पांचाचुली बेस कैंप पहुंचे। मरीज को सड़क तक लाने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर ग्रामीणों ने आसपास से लकड़ियां एकत्रित कर स्ट्रेचर तैयार किया और इसी पर बांधकर उन्हें सड़क तक लाया गया। उन्हें सड़क तक लाने के लिए ग्रामीणों को खतरनाक चट्टानी रास्तों से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ा, जिसके बाद मुनस्यारी में उपचार किया गया। पांचाचुली बेस कैंप तक पैदल मार्ग बनाए जाने के लिए एसीपी, एसटीपी मद में धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस धनराशि से धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को आज भी चट्टानों पर खतरनाक मार्ग पार करना पड़ता है। पांचाचुली बेस कैंप पर भारी संख्या में हर साल पर्यटक भी आते हैं, लेकिन सड़क मार्ग के हालात बहुत खराब हैं। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मुनस्यारी बेस कैंप तक मार्ग बनाए जाने की कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन सड़क मार्ग बन नहीं पाया है, जिस कारण आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। देखिए, जिस तरह से तस्वीर निकल कर आ रही है, बहुत ही घिनौनी तस्वीर है हमारे समाज की कि एक व्यक्ति का शव जो है वो ई रिक्शा में ले जाना पड़ रहा है और वहीं पिथौरागढ़ में मरीज को कंधे पर ले जाने की या ढोने की बात सामने आई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य महकमे के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है और एक समाज होने के नाते हम भी कितना आगे आकर मदद कर रहे हैं अपने साथी की, ये भी हमें आत्मावलोकन करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी उतनी माकूल या चाक चौबंद रही नहीं है जब से राज्य का गठन हुआ। जो हमारा स्टेटस होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आज 25 साल बाद भी हम वो नहीं पा पाए हैं। लेकिन इस बार की सरकार में तो स्थितियां बद से बदतर देखी जा रही हैं। बहुत लचर स्थिति हो गई है और सुनवाई कहीं नहीं है। किसके सामने व्यक्ति जाकर अपना दुखड़ा रोए, ये भी कुछ पता नहीं है। सरकार के सभी दावे अपने आप में फर्जी हैं, जिसका जीता जागता सबूत नित्य हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से या मैदानी क्षेत्रों से देखने को मिलता है। आपका रामनगर में आपने वर्तमान में देखा होगा, पहाड़ में जिस प्रकार से आप देखिए कि ई रिक्शे के माध्यम से सरकार एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पा रही है और एक परिवार को अपने मरीज का शव ई रिक्शे के माध्यम से ले जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा कि मरीज को डंडी डंडी में रख कर ले जा रहे हैं और ये मामले ये यहीं के नहीं है, सारे पहाड़ की स्थिति ऐसी है। आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए, आप चमोली में देखिए या उसके इर्द गिर्द उत्तरकाशी टिहरी में देखिए, नित्य ऐसे मामले आते हैं कि लोगों को पहाड़ी जो ये लोग हमारे मूल निवासी हैं, उन्हें सारे मरीजों को इसी प्रकार से स्वास्थ्य हॉस्पिटलों तक लाना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के मंत्री संतरी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनका इलाज सरकार मैक्स अस्पताल में करवाती है, महंगे महंगे हॉस्पिटलों में जहाँ सुविधाएं हैं। लेकिन जो हमारी आम जनता है उनकी स्थिति आज ऐसी है कि आयुष्मान कार्ड पर भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हो सकता है किसी कारण से इस तरीके का वो एक प्रकरण सामने आया है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए और जांच करवाएगी सरकार और देखेगी अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि एम्बुलेंस की जो है सरकार ने उनको मुहैया कराई है। तमाम जो चीजें हैं, जो गाड़ियां हैं, वो वहां पर मुहैया होती हैं। तब इस चीजों को लेकर के तो स्वास्थ्य महकमे को ये देखना चाहिए इन सारी चीजों के ऊपर कि किसी भी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जांच का विषय है, जांच होगी तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। इस साल कोरोना का नया वेरिएंट JN1 ने पिछले एक महीने में हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अन्य देशों में दस्तक देने के साथ ही भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि भारत में अभी स्थिति सामान्य है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के साथ ही अन्य राज्यों में सामने आए हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 के रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक
सुनीता टमटा ने बताया कि अभी तक भारत में 277 मामले मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि यह दोनों मामले माइग्रेट हैं। एक गुजरात से है जो ऋषिकेश में पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल से आई एक महिला का है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए, ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी न हो और बेड भी खाली रखे जाएं। देखिए, ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह में पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई हैं 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए शासन की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति खराब है, जिसे देखते हुए अलर्ट की घोषणा की जाती है। और जिस तरीके से रामनगर में जो है ई-रिक्शा में शव को ले जाते हुए और पिथौरागढ़ में डांडी कांडी की व्यवस्था जो देखी गई है, ये अति असंवेदनशील है। आपको बता दें, प्रदेश में एक तरफ 4 धाम यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदेश में आ रहे हैं। वहीं कोरोना ने भी अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें ये बताने के लिए कि काफी है कि प्रदेश का स्वास्थ्य अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना सतर्क है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो या शहरों का जिला अस्पताल, स्वास्थ्य चौपट है और मरीज एम्बुलेंस की जगह कंधों पर सवार है। मृतकों के लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर प्रदेश के अंदर कोरोना विस्फोट होता है तो प्रदेश के हालात तो संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार 2020 और 21 को आई कोरोना की सुनामी से सबक ले, वरना प्रदेश के आम जनता को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।